बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, लास्ट 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 18 हम खत्म कर चुके हैं 18.7 तक। आज हम कवर करेंगे एमसीक्यूज बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ इन अ प्रोपोर्शन पी रेशो क्यू प्रोपोर्शन टू आर रेशो एस पी इज कॉल्ड डैश। यानी अगर कोई भी दो रेशो आपस में प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे दो रेशो आपस में लिखे हुए प्रोपोर्शन के अंदर, तो यहाँ पर P हमारा क्या बनेगा? तो इसकी मैं एक मिसाल भी देता हूँ। अब फर्ज कर, इससे थोड़ा हट कर, अगर कोई भी दो रेशो है A और B, वो किसी दो और रेशो C और D के प्रोपोर्शन में है, यानी कि A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशो D। ठीक है, तो ये कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये कहलाएगा सेकंड प्रोपोर्शन, ये कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन और ये कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या है? P रेशो Q इज प्रोपोर्शन टू R रेशो S, देन P इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर D हमारा सही आंसर होगा। अगर लिखा होता Q तो वो बन जाता सेकंड प्रोपोर्शन, R थर्ड होता और S कितना होता? फोर्थ होता। नंबर 2, इन अ रेशो L रेशो M L इज कॉल्ड डैश। ठीक है, तो अगर कोई भी दो क्वांटिटी आपस में रेशो में, फर्स्ट रखिए A और B, ठीक है, या फिर A रेशो B, तो पहली क्वांटिटी या फिर वो क्वांटिटी जो कि ऊपर लिखी हुई है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। इससे हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट है। पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और जो दूसरी क्वांटिटी है इसे हम क्या बोलेंगे? ये कॉन्सिक्वेंट है, ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। यानी अगर कोई भी दो क्वांटिटी आपस में रेशो में है तो फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, जो कि कहाँ पर है? न्यूमरेटर के अंदर है। और जो सेकंड क्वांटिटी जो कहाँ पर आएगी? डिनोमिनेटर में, तो वो कहलाएगी कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पर एल रेशो एम में एल इज द फर्स्ट क्वांटिटी, तो ये कहलाएगी एंटीसीडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब ना इन रेशो यू रेशो वी, वी हमारे पास क्या है? सेकंड क्वांटिटी, तो यू कहलाएगी कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इफ ए बी सी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड डैश प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। अगर ये तीनों आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आमतौर पर क्या होता है कि बी है फोर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब भी वर्ड आए कंटिन्यूड का, तो ये बी वाला है कि हमारा सेकंड प्रोपोर्शन भी है और यही बी वाला हमारा थर्ड प्रोपोर्शन भी है, और ये कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज डैश। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट करें कि वो नंबर हमारा होगा एक्स, तो यहाँ पर एक्स दो दफा आएगा, यानी कि फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो भी एक्स होगा और हमारा थर्ड रेशो भी एक्स होगा, और आखिर में हमारा फोर्थ यानी कि जो बन जाएगा थर्ड रेशो, वो क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मैंने क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन। तो वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक्स इंटू एस क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इंटू बी आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटू बी आ जाएगा। नंबर 6, इफ x प्लस 5 रेशो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 रेशो 7 देन x इक्वल टू डैश। तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। काम करते हम सॉल्व करते हैं नोटपैड के अंदर। x प्लस 5 रेशो x प्लस 7, x प्लस 5 रेशो x प्लस 7। ठीक है, ये किसके बराबर है? 5 रेशो 7 के बराबर है। ये बराबर है 5 रेशो 7 के। तो आई कैन राइट लाइक दिस, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 7 इट इज इक्वल टू 5/7। अब ये 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई x प्लस 5 से, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x प्लस 7 से। मजीद सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7×5 = 35 इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x प्लस 35। तो ये दोनों कट गए। 7x माइनस 5x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नंबर 6 इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अच्छा, इफ 1,9, x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन s इक्वल टू डैश। सेम क्वेश्चन है, यानी कि ये चारों आपस में प्रोपोर्शन में है। कौन चारों है? 1 रेशो 9 प्रोपोर्शनल टू
x एंड 45, x रेशो 45। ठीक है, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि 9 इंटू एक्स इक्वल टू 45 इंटू 1। तो x इक्वल टू 45 वन द 45 भी रहेगा, डिवाइडेड बाय 9, 9 वन द 9, 9 5 द 45। तो यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो लेट्स सी, हमारा आंसर 5 होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर होता है। नंबर 8, if p ratio q is equal to r ratio s, then p ratio r is equal to q ratio s, this property is called dash। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? अगर मैं गौर करूं कि यहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है, ये दो रेशो आपस में इक्वल है, उसके बाद पी रेशो आर, ये रहा पी और ये रहा आर, दीज टू आर द ऑल्टरनेट टर्म एंड दीज टू आर द रिमेनिंग ऑल्टरनेट टर्म्स। ठीक है, तो अगर ये दो रेशो आपस में बराबर हैं तो इनकी ऑल्टरनेट टर्म के रेशो भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास ऑल्टरनेंडो थ्योरम, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी ऑल्टरनेंडो वाली प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। If x ratio y is equal to z ratio w, then according to component law, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही, component law। अच्छा, सिर्फ component law, तो वहां पे हम रेशियो को ऐड करते हैं ना, तो ये x ओवर x प्लस वाई इक्वल टू z ओवर z प्लस w, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर है। और ये वाली कौन सी है, ये वाली डिविडेंडो है। अच्छा, आगे बढ़ते, लेकिन हमने हमारे क्या क्या करना, हमने लिखना है कॉम्पोनेंटो का लिखना है, तो इसका आंसर ए हो गया हमारे पास। अच्छा, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो व्हाट हैपेंस इन ऑल्टरनेंडो, हम ऑल्टरनेट टर्म के रेशो को भी बराबर लेते हैं, यानी कि ए और सी यहाँ पर ऑल्टरनेट टर्म है एंड बी एंड डी आर द रिमेनिंग टू ऑल्टरनेट टर्म्स। तो ए रेशो सी शुड बी इक्वल टू बी रेशो डी, ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट डी। 11, द फोर्थ प्रोपोर्शन इज टू द फॉलोइंग इज डैश, यानी कि 3 5 12, और चौथा वाला हम एक्स ले लेंगे, 3 5 12, 3 5 12, चौथा वाला हम ले लेंगे एक्स, वो मुझे मालूम करना है। 3 रेशो 5 इज प्रोपोर्शनल टू 12 रेशो एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 3 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 12 इंटू 5। अच्छा, 3 बंदा 3, 3 4 12, मैंने वैसे ही काट दिया, एक्स इक्वल टू 4 5 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20। 20 यहाँ पर आंसर आना चाहिए और 20 यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। इफ 2x 3y एंड 6z आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो जब भी तीन रेशो आपस में कंटिन्यूड में होंगे, तो जो सेकंड वाला था वो हमारे पास सेकंड भी होगा और थर्ड भी होगा, यानी कि वी हैव ऑलवेज 4 रेशोज इन प्रोपोर्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 रेशो है, तो सेकंड वाला सेकंड भी रहेगा और थर्ड भी बन जाएगा, वो कहलाएगा मीन रेशो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे, 2x रेशो 3y प्रोपोर्शनल टू 3y और रेशो 6z। तो ये हमारे पास तीन रेशो आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और ये हमारा बन जाएगा मीन रेशो। तो सॉल्व करेंगे तो 3 3 द 9, y बाय द y स्क्वायर, यानी कि 9y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 6 द 12 x और z, इट शुड बी इक्वल टू 12 x एंड z। अब ये यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, 9y स्क्वायर इक्वल टू 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पार्ट सी इज द आंसर फॉर दिस वन। if x over y equal to w over z, then according to dividend property, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में किसी एक रेशो को सेम रखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट वाला यहाँ पे सिर्फ ये वाला a, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर 14, फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर इन डैश प्रोपोर्शन। तो हम लोगों ने सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो ये दो क्वांटिटी आपस में कैसी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, इफ ए रेशो 4 इज प्रोपोर्शनल टू 15 रेशो 5, देन ए इक्वल टू डैश, यानी कि अगर ये दोनों रेशो आपस में प्रोपोर्शनल है, मुझे ए निकालना है, तो 15 4 द 60, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 15 इंटू 4, यानी कि ये मीन टर्म का प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म का ए इंटू 5,
5 इंटू ए, तो इस 5 से ये 15 कट गया, तो ए कितना आ गया 12 आ गया, 4 3 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द रेशियोज ऑफ 100 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो निकालना हो तो इनके यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले इनको सेम करना है, उसके बाद जाके सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 100 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। मुझे 100 मीटर और 500 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर रेशो 5 मीटर, क्योंकि 500 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर होता है। राइट, देखिए भी डिवाइड बाय 100 टू गेट द वैल्यू ऑफ इन मीटर्स। अब हम 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 वन द 5, 5 20 द 100, तो ये आ जाएगा 20 मीटर रेशो 1 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 1 का आंसर, 20 मीटर रेशो 1 मीटर। अच्छा, आंसर की भी मेरे पास ओपन है। ठीक है, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन पे 20 मीटर रेशो 1 मीटर, ये आंसर आ गया। पार्ट 2 50 kg एंड 300 kg। ठीक है, अब पार्ट 2 में मुझे क्या करना है, 50 kg और 300 kg, नहीं 300 ग्राम है, इनका रेशो निकालना है। तो सबसे पहला काम मैंने करना है कि यूनिट्स को सेम करना है। तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 50,000 ग्राम रेशो 300 ग्राम। ठीक है, या तो हम किलोग्राम में ग्राम में कर दें या फिर ग्राम में किलोग्राम, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए ना, सेम वे। मैं दोनों को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जस्ट द यूनिट शुड बी सेम। तो मैंने दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 300। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो आंसर क्या आएगा, 500 रेशो 3, यानी कि 500 ग्राम रेशो 3 ग्राम। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। मजीद और सॉल्व तो नहीं होगा, लेट्स सी हम बस आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 500 ग्राम रेशो 3 ग्राम में ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, दो रेशो आपस में इक्वल है। अच्छा, जो कुछ जन लोगों ने 18.1 से लेके 18.7 तक पढ़ा था वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे होंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। तो कौन से दो रेशो आपस में इक्वल हैं, 5:x-3 इट इज इक्वल टू x+11:3, x+11:3। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि 5/x-3 इक्वल टू x+11/3। यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 5, दिस विल बी इक्वल टू x+11 × x-3। ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट करूंगा मल्टीप्लाई, तो x × x बन जाएगा x², और x × -3 -3x, दोनों से मिलकर आ गया। अब 11 की बारी है, 11 × s क्या बन जाएगा, प्लस का 11x, और 11 × -3 -33। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15 इक्वल टू x² -3x प्लस 11x प्लस का 8x और -33। ठीक है, अब इस 15 को मैं अंदर बुला लूंगा, तो साथ में इक्वेशन को मैं रिवर्स भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ था x² प्लस 8x -33, 15 अंदर आके माइनस का 15 बन गया, इक्वल टू के पास 0 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x² प्लस 8x -48 इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है तो मुझे 8 को दो ऐसी टर्म में ब्रेक करना है कि जिनको जब मैं दोबारा ऐड करूं तो 8 आ जाए, और जब मैं करूं मल्टीप्लाई तो आंसर क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था कितना, -48 आ जाए।
तो मैं काम करेंगे 48 के बना लेंगे फैक्टर्स। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 12 the 24, 2 6 the 12, 2 3 the 6 और 3 1 the 3। तो ये 1 2 3 4 5 फैक्टर्स है और एक 1 है। इन्हीं में से मुझे 8 लाना है। ठीक है, अगर मैं इनमें से 8 लाने में कामयाब हो गया तो ये फैक्टर हो जाएगी। लेट्स सी, 3 to the 6 12, ये रहा 12 और 2 to the 4, 4 और 12, 12 और 4 से 8 आ रहा है तो ये फैक्टराइज हो गया। तो फैक्टर्स क्या बच जाएंगे, प्लस का 12 और माइनस का 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गए फैक्टर्स। तो सॉल्व करने पे वापस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, सॉरी, हाँ सही, मैं तो फैक्टराइज करना है ना। अब शुरू की दो टर्म में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन ही कर लेते हैं। इन दोनों में एक्स कॉमन, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 12। अब इन दोनों में माइनस 8 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, प्लस का एक्स और प्लस का 12 बिट द 12 माइनस 4 था। 12x माइनस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 12, और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 12। ठीक है, तो जो हमारे दोनों ब्रैकेट थे वो लाजमी सेम आने चाहिए। इस बात की निशानी कि हमने सही फैक्टराइज किया। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, मतलब है कि हमने टर्म्स को सही प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया। अच्छा, अब जो सेम ब्रैकेट था वो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये मैथ्स का रूल है कि जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो और इक्वल टू के बाद 0 हो तो आइदर और या तो ये x प्लस 12 0 के बराबर है, या फिर ये x माइनस 4 0 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आए हैं, 4। अब हमने नेगेटिव वाले आंसर को ओमिट कर दिया, यानी कि जो एक्स हमारा 4 आंसर लग गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पर थे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ थे। अब इसका पार्ट 1 गया था, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 9 रेशियो x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा, 9 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 13 अपॉन 12 इक्वल टू एक्स प्लस 13 अपॉन 12। यहाँ कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू एक्स प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 10। 12 9 दा कितना होता है, 108। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में होंगे मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -16 कितना बन जाएगा, -10 है ये बन जाएगा -10x। कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, -10x। अब 13 की बारी, 13 इंटू एक्स प्लस का 13x और 13 इंटू -10, ये बन जाएगा माइनस का 130। अच्छा, 108 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर -10 प्लस 13 प्लस का 3x माइनस का 130। अब इस 108 को मैं अंदर बुला लूंगा, मैं साथ साथ इक्वेशन को रिवर्स भी कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 130 और -108 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा, 130 और 108, ठीक है, ऐड कर लेते हैं इनको। 130 प्लस 108 क्या आ गया, 238।
माइनस का 238। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब मुझे थ्री को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका जो प्रोडक्ट था कितना आ रहा हो, 238 आ रहा हो। तो मैं 238 के बना लूंगा फैक्टर्स। 2 × 2, 2 × 2 19, ठीक है। थ्री के टेबल में आ रहा है, 3 × 3 = 9, 9। अब ये 119 किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में ये इक्वेशन शायद फैक्टराइज नहीं हो रही है। लेट्स सी द आंसर्स। यहाँ तो फैक्टराइज हो रही है, x = 14 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 × x - 10 = x + 13 / 12। x² - 10x + 13x - 130। 238। 238 डिवाइडेड बाय 2 is 19 डिवाइडेड बाय 7। हाँ, ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ पे कर देंगे 7। 7 × 7, 8 9 10 11, 7 से 1 49। अब ये 17 × 17, ठीक है। तो ये 2 7 और 17 हमारे बन गए फैक्टर्स। इनसे मुझे क्या लाना है, प्लस का 3 लाना है। तो 7 × 2 = 14 हो गया, और ये 17, 17 - 14 = 3। और इनका प्रोडक्ट तो 238 ही आएगा, बिकॉज ये उसी के फैक्टर्स हैं। तो 17 और -14 हमारे बन गए फैक्टर्स। तो ये बन गया x² + 17x - 14x - 238 = 0। इन दोनों में x कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, x + 17। अब इन दोनों में 14 ही कॉमन होगा, बिकॉज बिकॉज अगला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो मैं -14 कॉमन लूंगा। तो ये आ गया x। और 238/14, देखिए आंसर क्या आ रहा है, 17 ही आंसर आ रहा होगा। 238 डिवाइडेड बाय 14, 17 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 17, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ब्रैकेट ने सेम आना है, कि मैंने सही फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। तो वो वेरीफाई भी हो रहा है हमारे पास। अब हमारे पास सेम ब्रैकेट हो गया कॉमन, क्या आया था, x + 17। तो x + 17 सेम ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया, और बाद में x - 14 = 0। नाउ वी हैव टू ब्रैकेट्स, और इक्वल टू के बाद 0 है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आइदर या तो x + 17 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -17। और या फिर x - 14 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो नेगेटिव वाले आंसर को हम ओमिट कर देंगे, x = 14, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, इफ y varies directly as x and y = 25 when x = 75, then find the y when x = 144। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, नई फाइल ले लेते हैं यहाँ पर। हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4। y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y विल बी इक्वल टू kx। ठीक है, इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा k की वैल्यू। तो शुरू में मुझे y और x दोनों की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, y 25 है और x 75 है। पुट y = 25 एंड x = 75 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बात इक्वेशन, तो 25 = k × 75। तो 25/75 = k।
तो हमारे पास के कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट अबव वैल्यू इन 1। तो बस क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/3 × x। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दूंगा। अब कोई भी एक वैल्यू मालूम हो तो मैं इजीली दूसरी वाली वैल्यू को मालूम कर सकता हूँ। आगे मुझे क्या गिवन है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 144। तो पुट x इक्वल टू 144 इन अबव, और मुझे y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो y इक्वल टू 1/3 × 144। y इक्वल टू, अब 144/3 जो आंसर आएगा लिख देंगे। 144 ÷ 3 आ गया 48। तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, 48 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। y कितना आ गया हमारे पास, 48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। अब y जो ना बस s के इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। मुझे शुरू में y और s दोनों की वैल्यू गिवन है, मैं k निकाल लूंगा, और जब x 4 हो तो y मालूम करना है। तकरीबन सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या हो गया, यानी कि ये 1/x है। तो y इक्वल टू k/x, ठीक है। उसके बाद जो मुझे y और s की वैल्यूज गिवन थी वो मैं पुट कर दूंगा। क्या गिवन है वैल्यूज, y 100 और x 1/2। y 100 यहाँ पे आ जाएगा 100, और x आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो y की जगह 100, ठीक है, 100 इक्वल टू k/x। s कितना था, 1/2 था हमारे पास, 1/2, तो k इंटू 1/2। तो ये टू जो है ना, मतलब है कि हो जाएगा के से मल्टीप्लाई, तो 100 से होकर डिवाइड, तो 100 इक्वल टू 2 के, पहले ऐसे कहते हैं 100 इक्वल टू 2 के, 100/2 इट इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। पुट अबव वैल्यू इन 1। तो y इक्वल टू 50/x। अब बस आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 50/x। अब ये वैल्यू हो जाएगी चेंज, y इक्वल टू 50/x। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 4। तो x की जगह हमने 4 पुट करना है ऊपर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x की जगह 4 पुट करना है, आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 50/4। तो ये आ जाएगा y हमारे पास 25/2। ये हमारे पास आ गया y का आंसर। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, y का आंसर आ रहा है 25/2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर x रेशो y z रेशो w के बराबर है तो हमने इस टर्म को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नहीं, फाइल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x/y इज इक्वल टू z/w। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या प्रूफ करना है वो शक्ल सामने मिल देता हूँ। 7x + 5y, यानी मुझे ये प्रूफ करना है, 7x + 5y डिवाइडेड बाय 7/5y, और 7z + 5w। अच्छा, 7x + 5y/7x - 5y इक्वल टू 7z + 5w/7z - 5w, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 7z + 5w, तो मेरे ख्याल में जो है ना यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक है।
सॉल्व करके इस आंसर को लाने की करते हैं कोशिश, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे, वरना ये दोनों सेम हो के कट रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। अब हमने ये शक्ल लानी है, एक्स के साथ 7 है और वाई के साथ 5 है, और जी के साथ 7 है और डब्ल्यू के साथ 5 है, ठीक है। तो मैं 7/5 को वो साइड में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग 7/5 ऑन बोथ साइड्स, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो क्या बन जाएगा, 7x/5y इक्वल टू 7g/5w। अब मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यानी कि 7x+5y अपॉन 7x-5y इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यानी कि ये 7 है, ठीक है। 7g+5w अपॉन 7g-5w, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले स्टेप में ही आंसर आ गया। तो बुक में यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए, हर जगह लिखा हुआ पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये सवाल तो मुझे लग रहा है कि काफी लंबा जाएगा, स्टेप्स काफी ज्यादा होंगे। चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इस तरह के सवाल सॉल्व किए हैं, लेकिन ये सवाल में थोड़ा बड़ा लग रहा है। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x+3x-5, x+3x-5 अपॉन x-7 x-2, x-7 x-2 इट इज इक्वल टू। असल में मोस्टली इन क्वेश्चन में क्या होता है कि राइट साइड में कम से कम 2 सिंगल टर्म होती हैं, जिस तरह पिछले पहले सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x-6 x-2, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x-6 x-2 और x-1 x-8। अच्छा, जब सवाल थोड़े लंबे होते हैं बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती इस सवाल का मतलब है कि पूरा बेड़ा गर्क कर देती है, आंसर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करनी है हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन आफ्टर थ्योरम a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास a है, ये मेरे पास क्या है, x+3 और x-5 प्लस बी। बी मेरे पास क्या है, x-7 और x-2 अपॉन a-b। तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी, बीच में नेगेटिव साइन होगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, x+3 x-5 और माइनस ऑफ x-7 x-2। यही सेम वर्क हम करेंगे राइट साइड में भी। तो ए, अब यहाँ पे सी मेरा क्या, सी अपॉन डी, तो सी प्लस डी, यानी कि x-6 x-2 और प्लस ऑफ x-1 x-8, x-1 x-8 और c माइनस डी, सेम ऊपर की टर्म x-6 और x-2 और माइनस ऑफ c माइनस डी, यानी कि अब डी क्या आ जाएगा, x-1 और x-8। अब हर 2 ब्रैकेट को मैंने करना मल्टीप्लाई, x द x² x इंटू -5 +3 इंटू x प्लस का 3x
एक दफा सवाल भी चेक कर लेते हैं। एक्स -3, अच्छा हुआ देख लिया, सब टर्म नेगेटिव में है, यहाँ पे हर टर्म नेगेटिव में, x-3, तो ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए ये छोटी सी गलती जो है ना, ये आप बाकी में हम सब अपना सर पीट होते का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, हर टर्म यहाँ पर नेगेटिव में, ठीक है। ठीक है, x द एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 -5x, -3 × x -3x, और -3 × -5 प्लस का 15, ठीक है, प्लस, अब x द एक्स स्क्वायर, और x इंटू -2 -2x, -7 × x माइनस का 7x, और -7 × -2 प्लस का 40 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखें, इन दोनों ब्रैकेट का एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, ये माइनस इन दोनों का भी यही आंसर, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये एक स्टेप के बाद तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एग्जैक्टली सेम वैल्यू को नीचे लिख रहा हूँ, और आखिर के 4 वैल्यू के मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, दिस सेम वैल्यू माइनस दिस सेम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ था, तो मैं नेगेटिव यानी कि इन चारों के साइन को चेंज कर देता हूँ और यही लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, x² -5x -3x प्लस 15, ठीक है। लेकिन अब आप लोग लिखेंगे माइनस का साइन और बाद में आंसर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और फिर बाद में साइन चेंज करेंगे, हम अब इससे डायरेक्ट कर देते हैं। अब ये बन जाएगा माइनस का x² माइनस वो सॉरी प्लस का 2x प्लस का 7x, और ये माइनस का 14 इक्वल टू 4। अब x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, x इंटू -2 -2x, -6 इंटू एक्स -6x, -6 इंटू -2 प्लस का 12, प्लस x इंटू एक्स बन गया, x इंटू -8 -8x बन गया, उसके बाद -1 इंटू एक्स -x, और -1 इंटू -8 प्लस का 8, ठीक है। अब नीचे इसी टर्म को दोबारा दिया, यानी कि x² -2x -6x प्लस 12, और इन चारों के साइन चेंज कर दिए, ये बन जाएगा माइनस का x² प्लस का 8x प्लस का x और माइनस का 8। अच्छा, नीचे इस x² से ये नेगेटिव वाला कट गया, और कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पे इससे ये कट गया, उसके अलावा कहीं भी कुछ भी कटता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब x² प्लस x² बन जाएगा 2x², -5 -3 -8 -2 -10 -17, ये बन जाएगा -17x, प्लस का 14 प्लस का 15, ये 15 और ये 14 प्लस का 29 डिवाइडेड बाय, अच्छा, -5 -3 -8 -8 प्लस 2 -6 -6 प्लस 7 प्लस का x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x, प्लस का 15 माइनस का 14 प्लस का 1, इट इज इक्वल टू वॉट, अच्छा। अब यहाँ पे x² प्लस x² आ जाएगा 2x², -2 -6 -8 -8 -8 -16 -17, ये भी कितना आ गया, -17x, अच्छा, प्लस का 12 प्लस का 8 प्लस का 20 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, -6 -2 -8 -8 प्लस 8 कैंसिल, आपने एक एक्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये प्लस का एक्स बच गया, प्लस का 12 माइनस का 8 प्लस का 4, अब ये आ गया आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2x² -17x प्लस 29 इक्वल टू, अब ये x प्लस 1 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई
2x² माइनस 17x प्लस 20। अब हम आगे इनको करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले x इन तीनों से बारी बारी होगा मल्टीप्लाई, फिर बाद में 4 की बारी आएगी। तो पहले x कर रहे हैं। x इंटू 2x² 2x³ बन जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू थी एक x एक्स्ट्रा ये बन जाएगा नीचे 2x³ माइनस 17x² और प्लस 29x। ठीक है, बाद में क्या था 4। अब प्लस का ये बन जाएगा 4 इंटू x², 4 इंटू 2x² बन जाएगा 8x²। 4 इंटू -17, 34, 68 माइनस 68x। ठीक है, और 4 इंटू 29, 29 इंटू 4 क्या आंसर आता है निकाल ही देते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाई 4 116। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 116। अगली साइड को मैं इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अब x इंटू 2x² क्या बन जाएगा, 2x³ बन जाएगा। x इंटू -17x बन जाएगा -17x²। और x इंटू +20 बन जाएगा +20x। उसके बाद 1 इंटू 2x² हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x² -17x और प्लस का 20। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, तो ये दोनों टर्म कट गई, ये दोनों टर्म कट गई। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचा, 8x² बच गया, -68 और प्लस का 29। ठीक है, we don't take risk, we take out the calculator। 29 माइनस 68 -39। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -39x। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या बचा हुआ +116 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बच गया, 2x² प्लस का 20 माइनस 17, तो प्लस का 3x और प्लस का 20। और सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 8x² माइनस 2x² -39x और -3x। अच्छा भाई, 29 2x², सब ठीक चल रहा है ना हमारे पास। ठीक है, 20 -3x और +116 और माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करते क्या बन जाएगा मेरे पास, 6x² -42x और प्लस का 116 -20 कितना बन जाएगा, 96 इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल में हर नंबर इसके टेबल में आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लेते, तो हमें क्या बच जाएगा, x², 6 7 42, ये x है ना, -7x प्लस 6 1 6 16 इक्वल टू 0। तो आखिर में इक्वेशन क्या आ गई, x² -7x प्लस 16 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो ये इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन फैक्टराइज होती हुई नजर नहीं आ रही। 16 के फैक्टर तो 2 2 2 बनेंगे, तो ये मुझे लगता है कि फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज नहीं होगी तो हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में। या भी चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ देखिए, इसका आंसर एक तो मतलब है कि वो रैशनल नहीं है, और दूसरा वो इमेजिनरी भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी है। तो अब यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है -7,
और सी कितना है 16। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि सॉल्व हो जाए। तो x इक्वल टू फॉर्मूला आप लिख लेंगे पहले बात है माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4ac। ए मेरे पास 1 है और सी कितना है 16 है अपॉन 2a अपॉन 2a 2 × 1। तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का 7 प्लस -7 का स्क्वायर -7 से 49 और 16 4 64 49 -64 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा मेरे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, कितना बन गया 64 50 60 64 15। 49 में से 64 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 15 आ रहा है प्लस माइनस 15 अपॉन 2। 7 प्लस -15 अपॉन 2 बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये माइनस का 15 था तो रूट ऑफ -1 को बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आ गया 7 प्लस माइनस आयोटा रूट 15 अपॉन 2। तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। काफी लंबा क्वेश्चन था तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में नहीं आता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से हमारी मैथमेटिक्स इंप्रूव होती है। ठीक है, जैसे गलतियां वगैरह होती है अक्सर हो जाती हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे वो गलतियां होना खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। x varies directly as y and inversely as z। ये हमारे पास है ज्वाइंट वेरिएशन न्यू। क्वेश्चन नंबर 8, x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लिखा हुआ है ना। x जो है ना वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी k इंटू वाई अपॉन जी। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 1। मुझे स्टार्टिंग में x y z तीनों की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर दूंगा तो k निकल आएगा, लाजमी गिवन होगी। ठीक है, x30 y15 और z2। x30 है, y15 है और z कितना है 2 है। इसको हम पुट कर देंगे 1 के अंदर ओवर। ठीक है, तो 30 इक्वल टू के, y की जगह 15 और z की जगह 2। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15 इट इज इक्वल टू के। 15 बन 15 15 30, तो बस के कितना आ गया 4 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर। तो हम बस s कितना आ गया x इक्वल टू 4y अपॉन जी। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर ए। अब इन तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यू गिवन होंगी और थर्ड वैल्यू मालूम करनी होगी। लेट्स सी, फाइंड x मालूम करना है, y30 है z12 है, इन दोनों को पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 30 एंड z इक्वल टू 12 इन अबव। ऐसे क्वेश्चन की मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 4, y की जगह 30, z की जगह 12, 4 1 द 4 फिर 12, 3 1 द 3, 3 10 द 30। तो अब s कितना आ गया 10 आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द करंट इन अ सर्किट वेरीज इनवर्सली विद इट्स रेजिस्टेंस। जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 9, करंट का सिंबल हमारे पास क्या है कैपिटल आई है, वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ और लिखा हुआ है क्या? करंट इन अ सर्किट वेरीज इनवर्सली विद इट्स रेजिस्टेंस मेजर्ड इन ओम्स। करंट को हम नापते हैं किसमें एम्पियर में और रेजिस्टेंस को ओम में करते हैं मेजर। अच्छा, बस यही लिखा हुआ है। व्हेन द करंट इन सर्किट इज 40 एम्पियर द रेजिस्टेंस इज 10 ओम्स। ठीक है, तो फाइंड द करंट इफ द रेजिस्टेंस इज 12 ओम। तो ये सवाल ज्यादा आसान था। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट वेरिएशन नहीं है, वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, तो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शन का हटाएंगे साइन तो आई इक्वल टू के अपॉन आर, इसे बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। मेरे शुरू में आई और आर दोनों की वैल्यू गिवन होगी ताकि मैं के को निकाल सकूं। ठीक है भाई,
करंट 40 है और रेजिस्टेंस 10 ओम है। पुट आई इक्वल टू 40 एम्पियर एंड डिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम। ओम ओम का ये सिंबल भी होता है, इस सिंबल का मतलब है कि ओम है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पुट कर रहे हैं, अबव या 1 के अंदर। तो 40 इक्वल टू के अपॉन 10, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू के। तो के कितना आ गया, 400 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर। पुट अबव वैल्यू इन 1। तो अब बस इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू 400 अपॉन आर। इससे मैं दे दूंगा इक्वेशन ए का नाम। अब किसी भी ए की वैल्यू को पुट करके दूसरे की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फाइंड द करंट और रेजिस्टेंस 12 ओम है। करंट मालूम करना है तो रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। तो पुट आर इक्वल टू 12 ओम्स इन ए। तो आई विल बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 12। ठीक है, जो भी आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय 12, 33.3। तो हाँ बस करंट कितना आ गया, 30.3 एम्पियर। ये हमारे पास करंट का आंसर आ गया, 33.3 एम्पियर। ठीक है, यही आंसर है। और x इक्वल टू 10 क्वेश्चन 8 का आंसर था। अब हमारे पास चैप्टर 8 मुकम्मल हो गया। तो अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23 को। मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज जो पहले ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर इंपॉर्टेंट थे हम पहले उनको कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।